नमस्कार दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। हम सूचना के अधिकार के पिछले वाले टॉपिक में हमने सूचना के अधिकार का इतिहास और सूचना के अधिकार का कुछ परिचय देखा था, जिसमें हमने देखा था कि सूचना का अधिकार का अधिनियम जिसमें 31 धाराएं और 6 अध्याय हैं और ये जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। इसको सबसे पहले 2002 में लाया गया था, लेकिन वो असफल रहा और इसके बाद 2005 में इसको क्या करके पारित करके सूचना के अधिकार अधिनियम के रूप में पारित कर लिया गया। और हमने उद्देश्य वगैरह भी देखे थे, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, इसके बाद ये वीडियो देखें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अपन परिभाषा खंड में हमने बहुत सारे परिभाषाओं को देखा था और मैंने उस वक्त आपको बताया भी था कि इसका कुछ जो परिभाषा है, जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, उसको अपन आगे डिटेल में करेंगे। तो वहां से अपन शुरू करते हैं और साथ में कुछ धाराओं को देखेंगे। आज अपन धारा नंबर 6 तक देखेंगे, इसके बाद फिर आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो जो विशेष परिभाषाएं याद रखिएगा कि धारा 2 में सूचना की परिभाषा दी गई कि सूचना किसे कहते हैं। तो सूचना की परिभाषा में ऐसा कोई सामग्री जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी हो सकता है, कोई दस्तावेज हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, कोई ज्ञापन हो सकता है, कोई बेस विज्ञप्ति होता है, कोई परिपत्र होता है, कोई आदेश होता है, कोई रिपोर्ट हो, तो वो या कोई तथ्य हो जो अभिलिखित कथन के रूप में हो या फिर जो लोक प्राधिकारी के पहुंच में हो। इसका सिंपल सा चीज ये है कि ऐसा कोई कागज जो या तो कंप्यूटर में कृत में संसाधन में उपलब्ध हो, यानी किसी तरीके से संसाधित किया गया हो, या कोई आदेश वगैरह हो, कोई परिपत्र हो, जो ये जो आपके लिखे हुए जैसे ईमेल हो गया, ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश या रिपोर्ट, ये सारे कार्यालयीय पत्र होते हैं, यानी कार्यालय के पत्र के प्रकार होते हैं। ये कार्यालय के पत्र के प्रकार हैं जो एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय में या किसी प्रेस विज्ञप्ति के रूप में या किसी पत्रकार को दिए जाते हैं। तो ये किसी रूप में उपलब्ध हो, अगर वो सरकार के पास, यानी लोक प्राधिकारी, जो लोक प्राधिकारी आगे अपन परिभाषा देखने वाले हैं, जो किसी सरकारी अधिकारी के पहुंच के भीतर हो और उस पर कोई इंस्ट्रक्शंस न लगाए गए हो। अपन इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में भी देखेंगे कि बहुत सारी सूचनाओं को लगाया गया है, सूचना देने से मना किया गया है धारा 9 के अंतर्गत। तो वो कौन कौन से उन सूचनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी माध्यम जो ईमेल के रूप में हो, यानी कंप्यूटर में हो या कंप्यूटर से बाहर हो, जो कुछ भी लिखा हुआ है या जो कोई वीडियो के टेप के माध्यम से हो या माइक्रोचिप के रूप में हो या कोई फाइल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, बस वो सरकारी प्राधिकारी के पहुंच के अंतर आता हो, वो सूचना के दायरे में आएगा। तो क्या ध्यान रखना है कि वो सामग्री हो जो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, दो दस्तावेज भी हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, कोई ज्ञापन, रिपोर्ट, परिपत्र, विज्ञप्ति, कुछ भी हो। अगर वो सरकारी अभिलिखित कथन हो, यानी कोई किसी का डायलॉग भी हो जिसने अपना वक्तव्य दिया हो, दस्तखत करके दिया हो, तो उस अभिलिखित यानी लिखा हुआ कोई कथन हो, तो अपन लोक प्राधिकारी के पहुंच में अगर है वो, तो सूचना के दायरे में माना जाएगा। आप उसे सूचना के रूप में प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो लोक प्राधिकारी के दायरे में। अब लोक प्राधिकारी कौन होता है? तो धारा ज के अंतर्गत 2j के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की परिभाषा बताई गई है। कौन होगा लोक प्राधिकारी? तो लोक प्राधिकारी वह व्यक्ति होगा जो किसी हमारे भारत के संविधान द्वारा, किसी संविधान नहीं बल्कि भारत के संविधान द्वारा या भारत के संसद द्वारा या आपके राज्य के विधान मंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद द्वारा या कोई विधि यानी कोई एक्ट या अधिनियम के माध्यम से या किसी सरकार, राज्य सरकार या आपका केंद्र सरकार के माध्यम से क्या किया गया, उसको नियुक्त किया गया हो, उसको अपन लोक प्राधिकारी करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब यह है, कोई सरकारी अधिकारी, यानी लोक प्राधिकारी वो अधिकारी होता है जो सरकारी कर्मचारी हो, यानी वो शासकीय हो या अर्ध शासकीय हो, शासकीय होना चाहिए कुल मिला के। मतलब कई बार अर्ध शासकीय के रूप में यानी सेमी गवर्नमेंट के रूप में भी है। तो ऐसा कोई संस्था जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, यानी सरकार थोड़ा पैसा देती हो या अंशतः पैसा देती हो, ज्यादा पैसा देती हो, कम पैसा देती हो, उससे मतलब नहीं, सरकार द्वारा कहीं ना कहीं पूंजी निवेश किया गया है, वो लोक प्राधिकारी के दायरे में आएगा। यानी कोई कंपनी का जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ हो या कोई कार्यालय जो सरकार का, वो सारे सरकारी कर्मचारी किस दायरे में आते हैं? लोक प्राधिकारी के। और लोक प्राधिकारी की परिभाषा कहां दी गई है? 2j में, धारा 2j में इसकी परिभाषा दी गई जो काफी महत्वपूर्ण है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण परिभाषा है 2j है। 2j में अभिलेख की परिभाषा दी गई है। अभिलेख किसे कहते हैं? तो जनरली अभिलेख का जो मतलब निकालते हैं अपन, अभिलेख का मतलब होता है जो लिखा हुआ हो। लेकिन इस अधिनियम में केवल लिखा हुआ नहीं, दृश्य या जो श्रव्य किसी भी माध्यम में उपलब्ध हो, वो सब अभिलेख के दायरे में आएंगे। यानी कि कोई अभिलेख, कोई दस्तावेज हो, दस्तावेज मतलब कोई आपका जो है कोई लिखा हुआ कोई चार्ट हो, कोई पेपर हो, या पांडुलिपि हो। पांडुलिपि कहने का मतलब है कोई लिखा हुआ हो, हस्तलिखित हो। पांडुलिपि किसको बोलते हैं? हस्तलिखित कोई फाइल हो, यानी वो डिस्क के रूप में हो, सीडी के रूप में हो,
फ्लॉपी के रूप में हो, माइक्रोचिप के रूप में हो, माइक्रोफिल्म के रूप में हो, कोई वीडियो के रूप में हो, कोई टेप के रूप में हो, सब यानी कोई भी कंप्यूटर उत्पाद हो या कंप्यूटर उत्पाद न होकर लिखित रूप में उपलब्ध हो, यानी रजिस्टर के रूप में उपलब्ध हो, वो सब अभिलेख के दायरे में आएंगे। चाहे वो दृश्य माध्यम में हो, श्रव्य माध्यम में हो, या दृश्य या श्रव्य माध्यम में हो, किसी भी, यानी देख सका जा सके या सुना जा सके या देखा और सुना जा सके, वो सभी माध्यम किसमें आएंगे? अभिलेख के दायरे में आएंगे, जो लोक प्राधिकारी के दायरे में होने चाहिए। ठीक है। फिर 2 में सूचना का अधिकार की परिभाषा दी गई है। जो आपका मूल अधिकार आपके पास यही सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार का परिभाषा क्या है कि लोक प्राधिकारी की पहुंच की सूचना जिसे जानने का, पाने का या निरीक्षण करने का अधिकार हो, उसी को सूचना का अधिकार कहा जाएगा। तो सूचना का अधिकार किसे कहा जाएगा? जिस किसी जानकारी को आप जो लोक प्राधिकारी के दायरे में हो, पहली बात, जो किसी सरकारी अधिकारी के पहुंच में हो। दूसरा, उस जानकारी को आपको जानने का अधिकार हो, पाने का अधिकार हो, या फिर निरीक्षण करने का यानी देखने का भी अगर अधिकार हो, उस सूचना के अधिकार के अंतर्गत वो आएगा। उसको सब पाने का अधिकार है, वही सूचना का अधिकार कहलाएगा। ठीक। 2 जो ढक्कन वाला है, उसमें तीसरे पक्षकार की परिभाषा बताई गई। तीसरा पक्षकार क्या होता है? मैंने बताया था, जो सूचना को देने वाला या पाने वाले से भिन्न कोई व्यक्ति। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है और बी भी एक व्यक्ति है। ए जो है सूचना देने वाला है और बी जो है सूचना लेने वाला है। ये दोनों व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई सी व्यक्ति होगा, ये तीसरा पक्षकार कहलाएगा, जिसके संदर्भ में सूचना मांगी गई हो या जानकारी मांगी गई। तो न तो ए होगा न तो बी होगा, बल्कि तीसरा पक्षकार कौन होगा? सी, जिसके बारे में सूचना मांगी गई है, न तो देने वाला है और न ही लेने वाला। ये तीसरा पक्षकार कहेगा। इसकी भी परिभाषा और जो धारा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर धारा में एक एक करके अपन धारा देखते हैं। आज धारा नंबर 3 से लेकर 6 तक देखेंगे। धारा नंबर 3 में क्या बताया गया है? सूचना का अधिकार। वेरी आईएमपी है, आपसे पूछ सकता है कि कौन से नंबर धारा नंबर में, इस अधिनियम के कौन से धारा में सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस अधिनियम के धारा नंबर 3 में सूचना का अधिकार आपको प्रदान किया गया है। यही अधिकार जो जिस अधिकार से आप मांगते हो, तो इसी धारा के अंतर्गत दिया गया है। धारा नंबर क्या है? 3 है। सूचना का अधिकार किसी भी नागरिक को प्राप्त होगा। याद रखिएगा, सूचना का अधिकार विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं, ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। यानी भारत का नागरिक अगर चाहे, कोई भी सिटीजन चाहे, तो वो सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई विदेशी व्यक्ति इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो कोई भी नागरिक को निर्धारित शुल्क जमा करने पर, निर्धारित शुल्क कहने का मतलब है कि सूचना अगर मांगी गई है तो एक तो आवेदन फीस होता है, तो 10 रुपए के रूप में होता है, जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। और एक सूचना के लिए जो लागत मूल्य का, यानी जैसे A4 साइज या A3 साइज में आपको आपका फोटोकॉपी कराना है तो 2 रुपए लगता है। अगर कोई डिस्क चाहिए तो 50 रुपए के चाहिए। अगर निरीक्षण करना है तो उसका भी शुल्क लगता है। तो निर्धारित शुल्क जो भी इस अधिनियम के माध्यम से निर्धारित किया गया है, वो शुल्क जमा करके अगर सूचना प्राप्त करता है, उसको प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो भी लोक प्राधिकारी के दायरे में सूचना उपलब्ध हो। यही आपको अधिकार दिया गया है कि निर्धारित शुल्क जमा कीजिए और सूचना प्राप्त कीजिए। हर वो नागरिक जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, वो इस धारा 3 के तहत यह अधिकार प्रदान किया गया है। फिर धारा नंबर 4 में क्या बताया गया है कि लोक प्राधिकारी की बाध्यता, यानी लोक प्राधिकारी कुछ कार्यों के लिए धारा 4 के अंतर्गत बाध्य किया गया है। क्या बाध्यता होगी? पहला बाध्यता यह होगा कि सभी विभागों को अपनी अपनी सूचनाओं को सूचीबद्ध करना होगा या कंप्यूटरीकृत करना होगा, ताकि सूचना तत्काल दी जा सके। यानी सूचना देने के लिए, जो आप सभी जानते ही होंगे कि सूचना देने के लिए 30 दिन का समय रखा जाता है। यानी जब भी आप आरटीआई लगाते हो तो 30 दिन में सूचना उपलब्ध करानी, और अगर जीवन और मृत्यु का स्थिति पैदा हो गया है तो 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करानी होती है। तो ऐसे कंडीशन में जब तक लोक प्राधिकारी उस सूचना को सूचीबद्ध नहीं करेंगे, यानी अपने निश्चित क्रम में नहीं रखेंगे या सूचना को प्रोसेस करके नहीं रखेंगे, तब तक कोई व्यक्ति मांगेगा तो हो सकता है लेट लतीफी हो। तो ऐसे कंडीशन में सारे अधिकारियों की बाध्यता होगी कि सूचना को क्या कर दे, वो सूचनाओं को सूचीबद्ध करके रखे अपने कंप्यूटर में, और साथ में अगर उनके पास कोई कंप्यूटर संसाधन उपलब्ध नहीं है तो सूचनाओं को एकजाई, यानी एक तरीके से अपने पास जो संसाधन उपलब्ध है उनको कागज के रूप में उनको भी क्या करना है, आपको संभाल कर रखना है। फिर धारा नंबर 5 में क्या बताया गया है कि लोक सूचना अधिकारी का नाम प्रकाशन, यानी कि अगर हमको सूचना प्राप्त करना है तो हम किसके पास सूचना प्राप्त करने के लिए जाएंगे, और अगर उस लोक प्राधिकारी ने हमको सूचना उपलब्ध नहीं कराया तो हम उसकी शिकायत यानी अपील कहां पर करेंगे, ये तो स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तो अधिनियम के लागू होने के 100 दिन के भीतर क्या करना होगा, सूचना प्राप्ति या अपील
ताकि भीतर क्या करना पड़ेगा, लोक सूचना अधिकारी का नाम प्रकाशन करना पड़ेगा। यह धारा 5 के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया है कि जब अधिनियम लागू किया जाएगा, यानी 12 अक्टूबर 2005 से 100 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, जितने भी लोक सूचना अधिकारी हैं जिनको सूचना देना है, जनरली लोक सूचना अधिकारी कौन होता है, उस विभाग का जो विभाग का जो विभागाध्यक्ष होगा वही लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी होता है। यानी जैसे कि मान लीजिए तहसील ऑफिस आप जाते हैं, तो तहसील ऑफिस अगर आप जा रहे हैं तो जो तहसील ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी यानी तहसीलदार होगा वो लोक सूचना अधिकारी के रूप में होगा, उनका नाम कर दिया जाएगा। और अपील किसके पास किए जाने हैं, यानी कि अगर मान लीजिए तहसीलदार ने कोई आवेदन में आपका जो है जवाब नहीं दिया या आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराई, तो आप तहसीलदार के विरुद्ध कहां आवेदन करना है, एसडीएम के पास करना है, कलेक्टर के पास करना है, इसकी जानकारी 100 दिन के भीतर हमको उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी धारा 5 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारियों का नाम प्रकाशन कर दिया जाएगा। कितने दिन के भीतर, 100 दिन के भीतर। क्यों कर दिया जाएगा, ताकि सूचना की प्राप्ति और अपील दोनों का तरीका जो है वो सही व्यक्ति के पास अपन पहुंच सके। ठीक है। फिर धारा नंबर 6 में बताया गया है सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध। कौन कर सकता है सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध, तो मैंने पहले ही बताया कि सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध कोई भी नागरिक करेगा, यानी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है उसके लिए। दूसरा, किस माध्यम से कर सकता है, तो किसी भी माध्यम से कर सकता है, लिखित रूप से कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कर सकता है। तो लिखित माध्यम से यानी आप किसी सादे कागज पर लिख कर दे सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी ईमेल भी कर सकते हो आप। तो लिखित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किसी भी भाषा में लिख सकते हो, हिंदी में, अंग्रेजी में, या कोई भी जो क्षेत्रीय भाषा है या क्षेत्रीय लैंग्वेज जो होंगे, जो रीजनल लैंग्वेज होंगे, उन लैंग्वेज में भी आप आवेदन दे सकते हैं। लेकिन यदि ये सूचना मौखिक मांगी गई है, यानी मौखिक सूचना भी आप मांग सकते हो, तो लिखित भी मांग सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी मांग सकते हो, या मौखिक सूचना भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन लिखित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर सूचना मांगते हो तो सूचना जो मांगा जा रहा है वो स्पष्ट होगा। लेकिन मौखिक सूचना अगर मांगा गया है, ऐसी स्थिति में अस्पष्टता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि यदि सूचना मौखिक रूप से मांगी गई है किसी व्यक्ति द्वारा, तो जो लोक सूचना अधिकारी हो गए, जो सूचना देने वाला व्यक्ति होगा, उसको क्या करेगा, लेखबद्ध करेगा, और लेखबद्ध के रूप में उसके व्यक्ति के जो है अंगूठे या दस्तखत ले लेगा, जिससे सूचना पता चल सके कि आखिर सूचना मांगा क्या दिया गया है। ठीक है। तो ये धारा नंबर 6 में सूचना प्राप्ति के लिए जो अनुरोध करना है वो कोई नागरिक द्वारा किया जाएगा, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, क्षेत्रीय भाषा में, अंग्रेजी, हिंदी में, सादे कागज में भी कर सकते हैं। सूचना अगर मौखिक मांगा गया है तो जो सूचना अधिकारी होगा उसको लेखबद्ध करेगा। तो ये धारा नंबर 6 तक है। एक बार पुनः देख लीजिए आप, सूचना की परिभाषा कहां दी गई है, 2(च) में दी गई है। 2(ज) में लोक प्राधिकारी के यानी कोई सरकारी अधिकारी होगा। अभिलेख का परिभाषा 2(झ) में दिया गया है, जिसका मतलब कोई भी लेख हो, पांडुलिपि हो, कोई वीडियो हो, कोई चिप हो, कोई सीडी हो, कोई डिस्क हो, ये भी होगा। यानी कि कभी एक चीज ध्यान रखिएगा कि सूचना के अंतर्गत कोई अगर किसी सरकार ने या किसी सरकारी संस्थान ने कोई वस्तु जब्त की है, क्या जब्त की है, कोई वस्तु जब्त की है, तो उस वस्तु को भी सूचना के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कोई पदार्थ को भी सूचना के रूप में स्वीकार किया गया। आप उसका नमूना मांग सकते हो, उसका जो है वो सैंपल मांग सकते हो, वो भी सूचना के दायरे में आता है। ठीक। 2(ढ) के अंतर्गत 2 यहाँ में सूचना का अधिकार बताया गया है, जिसमें लोक प्राधिकारी की पहुंच में सूचना हो जिसको जानने, पाने और निरीक्षण करने का अधिकार है। 2(ढ) में तीसरे पक्षकारी की परिभाषा दी गई है, जो वेरी आईएमपी धारा 3 के तहत सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। धारा 4 में जो लोक प्राधिकारी की बाध्यता है कि वो सूचनाओं को लेखबद्ध करे, सूचीबद्ध करे, कंप्यूटरीकृत करे, और धारा 5 में लोक सूचना अधिकारी के नामों का प्रकाशन किया गया है। 100 दिन के भीतर जो सूचना अधिकारी होगा, जो अपीलीय अधिकारी होगा, उनके नामों का प्रकाशन किया जाएगा। और धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध है, कोई भी नागरिक अनुरोध कर सकता है, हिंदी में, अंग्रेजी में, क्षेत्रीय भाषा में, लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। लेकिन यदि सूचना मौखिक मांगी गई है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, लोक प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा। ठीक है। 6वें अगला जो अनुच्छेद होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए, और जो भी समस्याएं हैं उन पर कमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।